तो कल हमने बेटा पीरियोडिक टेबल का इंट्रोडक्शन आपको दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसको किस प्रकार से जो मेंडलीव थे उन्होंने बताया। उसके बाद जो मोज़ले थे तो उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया था। क्लियर? तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी उसमें मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज रखी गई थी जिनको पीरियड कहा गया था, और उसमें जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर रखा गया। सही है? अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं, आज की जो हमारी क्लास है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो पीरियोडिक टेबल थी उसके अंदर जो एलिमेंट्स रखे गए थे उन एलिमेंट्स को और हम क्या क्या कह सकते हैं। सही है? तो यहाँ से हमारा पहला जो पॉइंट आता है दैट इज़ नोन एज द, जिसको हम लोग बोलते हैं टिपिकल एलिमेंट या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। तो हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? टिपिकल एलिमेंट्स के बारे में, कि टिपिकल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में। सही है? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब देखिए, ये जो टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनको टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है। सही है? तो हम ये देखेंगे कि जो सेकंड पीरियड होता है, सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड में जिन एलिमेंट्स को रखा गया है उनको टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि वो अपने अपने जो ग्रुप होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। सही है? तो अब हम देखेंगे कि जो सेकंड पीरियड है, तो सेकंड पीरियड के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको रखा गया है। सही है? तो यहाँ से देखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये जो एलिमेंट्स हैं इनको सेकंड पीरियड में रखा गया है। इसके बाद देखेंगे कि जो थर्ड पीरियड होता है, तो थर्ड पीरियड में कौन कौन से एलिमेंट्स को रखा जाता है। तो यहाँ आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो इस तरह से ये हमारे दो ग्रुप हो गए, दो पीरियड के एलिमेंट्स हो गए, सेकंड और थर्ड। तो इन एलिमेंट्स को रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। क्लियर? अब हम देखेंगे कि इनमें जो ब्रिज एलिमेंट होते हैं वो कौन से होते हैं। तो देखिए, ब्रिज का मतलब क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। ब्रिज का मतलब होता है पुल। जी, तो किसी नदी के दो किनारों को जोड़ने वाले जो बनाते हैं जोड़ने के लिए, उसको पुल कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ब्रिज एलिमेंट किसे कहेंगे। तो ब्रिज एलिमेंट वो एलिमेंट होगा जो दो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा। सही है? तो यहाँ लिख सकते हैं, नेक्स्ट हेडिंग होगा दैट इज नोन एज द ब्रिज एलिमेंट। तो हम लोग इसको लिखेंगे द एलिमेंट दैट रिप्रेजेंट the properties of two different groups, यानी जो अलग अलग दो ग्रुप की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है उसको ब्रिज एलिमेंट कह देते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देखोगे तो मैग्नीशियम, तो जो मैग्नीशियम होता है तो इसके अंदर जो ये जैसे एल्कली अर्थ मेटल होता है, तो ये एल्कली अर्थ मेटल ग्रुप जो होता है हमारा सेकंड ग्रुप, उसकी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ये सेकंड ग्रुप में आते हैं कार, स्कूटर, बाप राजी। ये मैंने आपको कल बता दिया था शॉर्टकट याद करने के लिए। तो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा जो डी ब्लॉक होता है, तो डी ब्लॉक में 12th ग्रुप में जो एलिमेंट्स आते हैं उनकी प्रॉपर्टी को ये रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हम लोग रखते हैं जिंक आता है हमारा, कैडमियम आता है और मरकरी आता है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि जो मैग्नीशियम हो गया ये ब्रिज एलिमेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये दो अलग अलग ग्रुप की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखेंगे कि जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड, तो इनके बीच में कुछ एक डायगोनल रिलेशनशिप पाई जाती है। तो हम इसको यहाँ पे कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। तो अब हम थोड़ा सा आपको बताएंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में। डायगोनल रिलेशनशिप
इसको हिंदी में कहते हैं विकर्ण संबंध। ये तो जो डायगोनल रिलेशनशिप होती है वो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में पाई जाती है, क्योंकि सेकेंड पीरियड में जो आने वाले एलिमेंट्स होते हैं वो थर्ड पीरियड में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगे इन द डायगोनल फॉर्म। ये तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे लिथियम मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगा जी, बेरिलियम एल्यूमिनियम, बोरॉन सिलिकॉन, कार्बन फॉस्फोरस, इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको डिनोट कर देंगे। क्लियर? तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो अभी थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस हुआ था, तो मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग पढ़ रहे थे डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में कि डायगोनल रिलेशनशिप जो होती है वो क्या होती है। तो ये पाई जाती है सेकंड और थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के बीच में। क्लियर? ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बेटा जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है, जिसमें से बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कह सकते हो स्कोरिंग कंडीशंस में रहता है। ये तो हम ये देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एलिमेंट है। अब जो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने इस एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में रखा। सही है? अगर सपोज आप एक साइंटिस्ट हैं ये, और आपको कोई जो एलिमेंट है वो दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि आपको इस एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में रखना है। ठीक है? तो ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होंगे जिससे कि आप उनको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये एलिमेंट को इस कैटेगरी में रखा जाना चाहिए जी। या आगे चल के हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, तो केमिकल रिएक्शन में देखते हैं कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है लेकिन इसके साथ नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो इस तरह का रहा होगा जिससे कि एलिमेंट के एटम्स का आपस में कॉम्बिनेशन हो सके, एक बॉन्ड बन सके, एक कंपाउंड बन सके समझे। या उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, समझे, ये बेसिक है, ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल है, ये एम्फोटेरिक है। तो ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमें पढ़नी होती हैं, तो हम केवल तभी समझ सकते हैं जब हम इन बेसिक जो पीरियोडिसिटी होती है, जिसको हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, अगर हम उसको पढ़ लेंगे एलिमेंट्स की, तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो मैं आपको यहाँ पे एक सीक्वेंस बना देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को सबसे पहले अगर हमें पढ़ना होता है तो हम उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अब देखिए, जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है उससे आपको ये पता चल जाता है कि जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप में रखा गया है, किस पीरियड के अंतर्गत रखा गया है, किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा हम ये देखेंगे यहीं से कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको यहाँ से वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपको बताएंगे वैलेंसी के बारे में कि उस एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है जी, क्योंकि वैलेंसी जो होती है वो आपको जो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है उसमें हेल्प करती है जी। उसके बाद हम और प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करने जाएंगे तो हम देखेंगे यहीं से हमको क्या निकालनी होती है, ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखिए, जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है ये आपको बताएगी कि कोई भी जो एलिमेंट है उसका जो प्रोडक्ट बन रहा है या वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ अगर वो कंबाइन कर रहा है तो वहाँ पे वो किस तरह के कंपाउंड्स को बनाएगा, ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करता है। ये अब ऑक्सीडेशन नंबर के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनाइजेशन एनर्जी वो किस प्रकार है। उसके बाद देखेंगे कि एलिमेंट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो किस प्रकार से है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हो ये किसी भी एलिमेंट के वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिनको पता लगाने के बाद आप उस एलिमेंट को किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर रख पाएंगे, समझे। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फिर देखेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर या कैरेक्टर, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। फिर हम यहाँ से जो एटॉमिक रेडियस के बारे में देखेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि कोई भी जो एलिमेंट है वो मेटल है या नॉन मेटल है, सही है।
फिर हम देखेंगे आयनिक रेडियस जो होती है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के अंदर आपको पता करनी होती है, समझे। आयनिक रेडियस जब आपको पता चल जाएगा तो आप उसको ये पता लगा सकते हैं कि आयन का जो कॉम्बिनेशन है वो किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से जब कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो हम जो कंपाउंड बनेगा उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो पता लगा सकते हैं, किस प्रकार से घटेगा बढ़ेगा, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद हम देखेंगे वॉल्यूम, किसी एलिमेंट का वॉल्यूम पर क्या असर पड़ेगा। उसके बाद उसकी डेंसिटी देखनी आती है कि डेंसिटी हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी जो ऑक्साइड नेचर है वो किस प्रकार से है, यानी कैसी कैसी ऑक्साइड्स जो हैं ये बनाते हैं। उसके बाद आप देखोगे हाइड्राइड नेचर, यानी किस प्रकार से ये हाइड्राइड कंपाउंड जो है उनको कंप्लीट करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो एक पूरा कह सकते हो कि नेट टाइप का आपको बन जाएगा, जिससे कि हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ने के बाद ये बता सकते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है उसको पीरियोडिक टेबल में कहाँ रखा जाना चाहिए, सही है। तो अब हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ को एक सीक्वेंस से पढ़ने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उनको पीरियोडिक टेबल में रख पाते हैं, सही है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, जो हम अभी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर के अंतर्गत कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका क्या इम्पोर्टेंस रहता है और उसे किस प्रकार से हम लोग उसके द्वारा ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक्स की जो होता था एलिमेंट का उसका हम पता लगाते थे। तो हम सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, तो देखिए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो होता है मैंने आपको बताया था कि हम इसको 3 तरह से कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द बोर्स मॉडल, ठीक है। दूसरा अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, जिसमें हम अबाउ प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। और तीसरा जो होता है ऑन द बेसिस या कह सकते हो विद रेस्पेक्ट टू द इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन के साथ में हम भी उसको कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से, सही है। तो इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में मैंने आपको बताया था जैसे हमारा एस ब्लॉक होता है, तो एस ब्लॉक के अंदर मैंने आपको 2 ग्रुप बताए थे, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप का होता था NS1 और सेकंड ग्रुप का होता था NS2, सही है। तो इससे आप पहचान लगा लेंगे कि जो एलिमेंट है हमारा वो किस ग्रुप का है, यानी फर्स्ट ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है, एस ब्लॉक का। उसके बाद मैंने आपको बताया था बीच में जो आता है डी ब्लॉक आता है। तो डी ब्लॉक में हमारे पास जो ग्रुप होते हैं मैंने आपको बताए थे 3 से लेकर के 12 होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो डी ब्लॉक में हमारे पास 10 ग्रुप्स को रखा गया है 3 to 12। अब हम देखेंगे कि किसी एलिमेंट के लास्ट में जाके ND1 आता है तो आप कहेंगे कि वो थर्ड का है, अगर ND2 है तो 4 है, ND3 है तो 5 है, ND4 है तो 6, ND5, ND7 6, ND7, ND8, ND9 एंड ND10। तो इस प्रकार से ये कॉमन होते हैं जिसको हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे कहता है कि साहब डी ब्लॉक का जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं NS2 N-1 P1 to 6, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद ND1 to 10, तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे जो कॉमन होता है। अगर हम बात करते हैं P ब्लॉक की, तो हमारा जो P ब्लॉक होता है, तो मैंने आपको बताया था P ब्लॉक के अंदर हमने यहाँ पे 6 अलग अलग ग्रुप्स को लिया गया है जो 13 नंबर से स्टार्ट होता है, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। तो 13 का जो कॉमन होता है वो NP1 होता है, ये NP2 होता है, दैट इज़ NP3, उसके बाद NP4, उसके बाद NP5 एंड NP6। अगर कभी भी लास्ट में NP6 आता है तो आप कहेंगे कि जो एलिमेंट है वो 18 ग्रुप से बिलोंग करता है।
तो इस तरह से हमने इनके कॉन्फ़िगरेशन निकाल लिए। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, इन कॉन्फ़िगरेशन से हम ग्रुप तो पता चल ही जाता है, साइड में ये भी पता लगा सकते हैं कि जो हमारे एलिमेंट हैं वो किस कैडर में रखे जाने चाहिए। जैसे अगर इनर्ट गैस एलिमेंट आता है तो वो 18 ग्रुप में रखा जाएगा NP6 के नाम से, जो मैंने कल आपको जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो इस प्रकार से हमने ये पहचान करनी होती है कि हमारा जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है और वो किस पीरियड में उसको रखा जाना चाहिए। क्लियर? तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम ये देखेंगे कि हमें यहाँ से जो वैलेंसी है वो किस प्रकार से निकालनी है। तो अब थोड़ा सा हम यही डिस्कस करेंगे आपसे कि जो वैलेंसी है वो हम किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ द वैलेंसी, वो हमारा वैलेंसी होगी एलिमेंट्स की। तो अब आप देखिए, मैंने अभी आपको समझा रहा था S ब्लॉक, P ब्लॉक एंड D ब्लॉक। ये तो जो S ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनमें दो ग्रुप हमने आपको बताए थे। जो फर्स्ट ग्रुप होगा उसकी वैलेंसी होती है 1, ये मोनोवेलेंट होते हैं, और जो सेकंड ग्रुप होता है उसकी वैलेंसी होती है 2, ये बाईवेलेंट होते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे जिनको एल्कली मेटल कहा जाता है वो मोनोवेलेंट होते हैं। मोनोवेलेंट से मतलब होता है कि इनकी जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है। और जो सेकेंड ग्रुप के होते हैं ये बाईवेलेंट होते हैं या डाईवेलेंट आप इनको कह सकते हो, क्योंकि इनकी वैलेंसी 2 होती है। सही है? अब हम देखेंगे कि हमारा जो P ब्लॉक है, तो P ब्लॉक के अंदर आता है 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15, 16, 17 एंड 18। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ग्रुप बनाए हुए हैं। अब हम देखेंगे जो 13 ग्रुप के होते हैं इनकी 3 होती है, इनको ट्राईवेलेंट कहा जाता है। प्लस 14 ग्रुप के जो होते हैं इनकी ±4 होती है, इनको टेट्रावेलेंट कहा जाता है। और जो 15 ग्रुप के होते हैं इनकी 5 होती है, इनको पेंटावेलेंट कहते हैं हम लोग। अब पेंटावेलेंट में देखेंगे तो इनके, अब देखिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना और वैलेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर में आपको प्लस और माइनस का साइन लगा सकते हैं, लेकिन वैलेंसी में आपको प्लस माइनस का साइन नहीं लगाना होता। यहाँ पे आप केवल नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको यहाँ पे रख सकते हैं। अब देखिए 16 ग्रुप जो होते हैं, 16 ग्रुप में आउटर मोस्ट 6 आता है, तो ये हेक्सावेलेंट भी होते हैं, हेक्सावेलेंट। इसके अलावा बाईवेलेंट भी होते हैं, जो क्योंकि ये नेगेटिव 2 चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से। तो अब हम देखेंगे 17, तो 17 में ये हेप्टावेलेंट होंगे, इनमें आपका बाहर की तरफ क्या होगा 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और इसके अलावा इनको मोनोवेलेंट नेगेटिवली कहा जाता है, क्योंकि ये नेगेटिव तरीके से मोनोवेलेंट होते हैं, -1 वैलेंसी को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और जो 18 ग्रुप होता है ये इनकी वैलेंसी 0 होती है, तो इनको 0 वैलेंट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक की। तो डी ब्लॉक के अंदर जितने एलिमेंट्स आते हैं इनकी जो वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, तो ये इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब ये वेरिएबल क्यों होती है? क्योंकि इन एलिमेंट्स में जो डी ब्लॉक होता है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है, वो ट्रांजिशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इनकी जो वैलेंसी है वो वेरिएबल रहती है, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है वो चेंज होती रहती है। क्योंकि जब हम आपको डी ब्लॉक को डिटेल में पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस प्रकार से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सही है? तो ऐसे करके आपको वैलेंसी पता चल गई कि इस प्रकार से हमें वैलेंसी निकालनी होती है। अब हमारा जो थर्ड टॉपिक आता है दैट इज़ द ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम यहाँ बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड पीरियड्स। सही है? तो हम देखेंगे बेटा कि यहाँ पे SPDF हमने 4 तरह के यहाँ पे ब्लॉक 3 तरह के ब्लॉक्स लिए हुए हैं। तो S ब्लॉक में जो ग्रुप होता है फर्स्ट वाला, इसकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और दूसरे वाले की जो होती है दैट इज़ द +2। तो इस तरह से अगर हम यहाँ पे इनको हटा देते हैं ये, तो मैं आपको इनकी ऑक्सीडेशन रेंज जो है वो लिखूँगा किस प्रकार से रहेगी। जो 13 ग्रुप का होगा इनकी ऑक्सीडेशन होता है +3, इनकी ऑक्सीडेशन जो होती है वो -4 से लेकर के और +4 तक होती है। इनकी ऑक्सीडेशन जो होगा वो -3 to +5 तक होता है।
इनका -2 से +6 होता है, इनका -1 से +7 होता है, और इनकी जो ऑक्सीडेशन होती है दैट इज़ द 0। एंड जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है दैट इज़ द वेरिएबल। क्लियर? तो इस तरह से हमने इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो यहाँ से फाइंड आउट कर लिया किस तरह से। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। सही है? तो ये जो ऑक्सीडेशन नंबर आपने अभी सीखा निकालना, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमने यहाँ पे तो इस तरह से निकाल लिया, समझे। लेकिन अगर आपको कोई एक कंपाउंड दिया जाता है तो उस कंपाउंड में आप किस प्रकार से ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि हमें कैसे निकालना होता है। सही है? हालांकि वो चैप्टर है आगे चल के, तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि आप तभी जाके उसको पढ़िएगा, क्योंकि अभी आपको समझा देंगे तो फिर आप तब तक भूल भी जाओगे। सही है? तो इस तरह से हमने तो ये तो हमारा पीरियोडिक टेबल के हिसाब से है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ये आता है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो हम देखेंगे कि जो आयनिक एटॉमिक रेडियस जो है वो हम लोग किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्थ हमारा जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें फोर्थ पॉइंट आएगा एटॉमिक रेडियस। अब देखिए जो एटॉमिक रेडियस होती है ये अलग अलग तरह की होती है, समझिए, क्योंकि मैंने बताया था जो एलिमेंट्स होते हैं तो उनमें कुछ एलिमेंट्स मेटल होती हैं, कुछ नॉन मेटल्स होती हैं और कुछ मेटेलॉइड्स होती हैं। सही है? तो हम ये देखेंगे कि जो मेटल हैं उनका एटॉमिक रेडियस जो है उसको कैसे निकाला जाएगा। सही है? या जो कंपाउंड बनते हैं तो उसमें 3 तरह के कंपाउंड आते हैं, एक आयनिक कंपाउंड होते हैं आपके, दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, और तीसरा जो होता है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं। सही है? तो हम ये देखेंगे कि इस तरह से हमने यहाँ पे इनकी 3 अलग अलग कैटेगरी कर रखी हैं। तो पहली जो रेडियस होती है इसको हम लोग कह सकते हैं मेटेलिक रेडियस। अब देखिए जो मेटेलिक रेडियस होती है इसको हम शॉर्ट में अगर आप बोलोगे तो इसको इलेक्ट्रोवेलेंट रेडियस कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोवेलेंट रेडियस। अब देखिए इलेक्ट्रोवेलेंट रेडियस जो होती है इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे 2 मेटेलिक एटम होंगे तो मेटेलिक एटम का जो साइज़ होता है थोड़ा बड़ा होता है, तो इनमें जो ओवरलैपिंग है वो इस प्रकार से हो जाती है। तो इनके न्यूक्लियस के मिड की जो डिस्टेंस का हाफ अगर कर देंगे तो आपको यहाँ से जो मेटेलिक रेडियस है वो मिल जाएगी, क्योंकि मेटल्स के अंदर जो एटम्स पाए जाते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं। सही है? अब दूसरी जो रेडियस है उसका नाम हमने रखा नॉन मेटेलिक रेडियस। अब नॉन मेटेलिक रेडियस को हम लोग कोवेलेंट रेडियस भी कह देते हैं। तो वो क्या है हमारा कोवेलेंट रेडियस। अब देखिए जो कोवेलेंट रेडियस होती है ये किस प्रकार की होती है, तो आपने देखा होगा जो नॉन मेटल्स होती हैं तो नॉन मेटल्स के जो एटम्स होते हैं वो कुछ एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं, ये एक दूसरे से इस प्रकार से अरेंज होते हैं, मतलब टचिंग में रहेंगे। ठीक है? तो इनके जो न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है अगर हम उसको आधा कर देते हैं तो इसको आप नॉन मेटेलिक रेडियस कह सकते हो। ठीक है? अब तीसरी जो हमारे पास रेडियस आती है जैसे दिस इज नोन एज द वॉन डर वाल रेडियस, इसको हम लोग वॉन डर वाल्स रेडियस कह देते हैं। अब देखिए ये वॉन डर वाल रेडियस जो होती है ये गैस में पाई जाती है, तो आप इसको गैसियस रेडियस भी कह सकते हो। इसमें जो एटम्स होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो इसलिए 2 एटम्स के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का अगर आधा आप कर देंगे तो यहाँ से आपको जो वॉन डर वाल रेडियस है वो मिल जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो एटॉमिक रेडियस है वो 3 तरह से है, पहला मेटेलिक रेडियस, दूसरा कोवेलेंट रेडियस, तीसरा वॉन डर वाल रेडियस। क्लियर? चलिए तो अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो रेडियस होती है एटॉमिक रेडियस, इसकी पीरियोडिसिटी जो होती है वो किस प्रकार से होती है और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो कितना है। सही है? तो यहाँ से हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है पीरियोडिसिटी ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब देखिए हम एटॉमिक रेडियस के बारे में आपको बता दें, कोई भी जो एटम होता है उस एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होती है वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है दैट इज़ नोन एज द एटॉमिक रेडियस, हम उसको कह देते हैं।
तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो एटॉमिक रेडियस होती है, अगर आप अलोंग द पीरियड चलते हैं, अलोंग द पीरियड डिक्रीजेस, यानी जो एटॉमिक रेडियस है अलोंग द पीरियड कम होती चली जाएगी। अब आप कहेंगे साहब कम क्यों हो रही है? क्योंकि आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं, ये तो जो एटॉमिक नंबर होता है न्यूक्लियस के अंदर, या जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं लेफ़्ट टू राइट चलने पर, जिसके वजह से क्या होता है, जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि इलेक्ट्रॉन पे लगाया जाता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारा जो एटम है वो श्रिंक हो जाता है। तो जब एटम श्रिंक हो जाएगा तो एटम का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, जिसके कारण जो एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर? अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, एटॉमिक रेडियस जो होती है अलोंग द ग्रुप, अलोंग द ग्रुप। अगर ग्रुप में आप देखेंगे कि अगर आप किसी ग्रुप में अप टू डाउन जाते हैं, अप टू डाउन अगर आप मूव करते हैं किसी ग्रुप के अंदर, तो हम देखेंगे कि जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, व्हेन वी मूव अप टू डाउन अलोंग द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। अब ये इंक्रीज क्यों हो रही है ये मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। उसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि जैसे आपने देखा होगा, जब कोई मान के चलिए जैसे ये हमने यहाँ पे कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर इस तरह से लिया हुआ है, अब इस तरह से आप देख रहे हो कि एनर्जी लेवल बनती चली जाती हैं। जैसे ही हम ग्रुप में ऊपर से नीचे चलते हैं तो ये एनर्जी लेवल जो है बढ़ती चली जाती हैं। अब जो एनर्जी लेवल बढ़ेंगी तो आप कहेंगे कि साहब जो एटॉमिक रेडियस है वो घट क्यों नहीं रही है, क्योंकि एनर्जी लेवल बढ़ने पे क्या होता है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, तो जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है उसको ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक दूसरे के प्रति शील्डिंग इफेक्ट को यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। शील्डिंग से मतलब है जैसे मान के चलिए कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाना है, अट्रैक्शन फोर्स लगाना है। तो ये दो जो एनर्जी लेवल आ रही हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेंगे, इस अट्रैक्शन फोर्स को कह सकते हो इसका अपोज करेंगे, समझे। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को, ये दो लेवल के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या करेंगे, शील्डिंग यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये इसको स्क्रीनिंग या शील्डिंग प्रोवाइड करेंगे, इसलिए इसको शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहा जाता है। जिसकी वजह से जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स होता है वो रिड्यूस हो जाता है। और जब अट्रैक्शन फोर्स रिड्यूस हो जाएगा तो आप देखेंगे कि एटम श्रिंक नहीं होगा, और जब एटम श्रिंक नहीं होगा तो उसका जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा। तो आप इस प्रकार से ये कह सकते हो कि अगर हम किसी ग्रुप में अप टू डाउन मूव कर रहे हैं तो एटॉमिक साइज जो है या एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ती है और पीरियड में घटती है। सही है। अब थोड़ा सा हमें यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है एटॉमिक रेडियस के बारे में वो पढ़ना है कि वो किस प्रकार से रहेगा। जैसे अगर हम बात करते हैं किसी कैटायन के लिए, फॉर एनी कैटायन, कैटायन तो आप जानते होंगे इसको पॉजिटिव आयन कहा जाता है कैटायन को। तो जो कैटायंस होता है, अगर कैटायनिक नेचर हमारी बढ़ रही है तो एटॉमिक रेडियस कम होती चली जाती है। तो हम लिख सकते हैं कैटायनिक नेचर व्हेन कैटायनिक नेचर ऑफ एनी एलिमेंट increases, comma the atomic radius decreases, यानी एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आयरन होता है, अगर आयरन पे +1 चार्ज लगा दें, फिर एक आयरन पे +2 कर दें, फिर एक आयरन पे +3 कर दें, समझे, तो आप देखेंगे कि हमारा जो कैटायनिक चार्ज है वो बढ़ता चला जा रहा है, कैटायनिक नेचर जो है बढ़ती चली जा रही है। अगर कैटायनिक चार्ज बढ़ रहा है तो आप देखेंगे इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 26 बने हुए हैं, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 26 हैं, यहाँ पे 25 हो गया, यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे 23 हो गया, सही है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रोटॉन है वो वहीं की वहीं बना हुआ है। इसका मतलब है
कि जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होता चला जा रहा है इलेक्ट्रॉन के कम होने पर और प्रोटॉन के फिक्स रहने पर। तो आप देखेंगे कि जो हमारा Fe+3 है इसमें न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, जिसके कारण इसका जो एटॉमिक साइज़ है वो कम हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो एटॉमिक साइज़ है वो कम हो गया, तो अब सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज़ किसका होगा? Fe का होगा। तो इस तरह से इसका एक सीक्वेंस जो है वो बन के आ जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो कैटायनिक नेचर को अगर हम लोग बढ़ाते चले जाते हैं या कैटायनिक चार्ज को बढ़ाते चले जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होती चली जाती है। इसी प्रकार से हमारा जो फोर्थ पॉइंट होता है वो हम समझेंगे, वो है कि एटॉमिक रेडियस जो होता है फॉर एनाइन। एनाइन के लिए अगर आप देखोगे तो एनाइन में क्या होता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ता है। तो नेगेटिव चार्ज बढ़ने पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या जो है वो कम हो जाती है। तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो है थोड़ा सा वीक हो जाता है और उसके कारण क्या होता है, जो एटॉमिक साइज़ है वो थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे अगर कोई आपसे कहता है ऑक्सीजन O-1 और O-2, समझिए, तो हम देखेंगे कि जो O-2 है उस पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो रखी है, तो इसका जो एटॉमिक साइज़ होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा एटॉमिक रेडियस की पीरियोडिसिटी थी कि ये किस प्रकार से रखी जाती है, नहीं है, या किस प्रकार से इसमें चेंजेस आते हैं, समझ में। अब हम देखेंगे कि जो एटॉमिक रेडियस है उसका जो एलिमेंट के आइडेंटिफिकेशन में इसका क्या इम्पोर्टेंस रहता है वो हमें यहाँ से समझना है। तो हमारा जो इसी में नेक्स्ट हेडिंग रहेगा एटॉमिक रेडियस के अंदर, तो हम समझेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब देखिए फर्स्ट इम्पोर्टेंस हमारा क्या होता है, तो यहां से हम समझेंगे टू डिटेक्ट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। यानी पहला पॉइंट है हमारा कि मेटेलिक और नॉन मेटेलिक नेचर को पता करना विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो देखिए मैं आपको बता दूं, अगर कोई एटम आपके बड़े साइज का है इस तरह से तो उसको आप मेटल कहेंगे, क्योंकि जितनी भी मेटल्स होती हैं उनका जो एटॉमिक साइज होता है वो बड़ा होता है। दूसरी जो नॉन मेटल्स होती हैं उनका एटॉमिक साइज जो होता है वो छोटा होता है। ये आपको पहचान रखनी है कि जो नॉन मेटल्स हम उसको कहेंगे जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा और मेटल उसको कहेंगे जिसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा। सही है, तो ये चीज़ हम यहाँ से डिटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा इसका और क्या यूज़ है, टू कैलकुलेट आयोनाइजेशन नेचर। यानी हम यहाँ से आयोनाइजेशन नेचर को भी पता कर सकते हैं। जैसे अगर कोई मेटल है और उसका एटॉमिक साइज बड़ा है तो आयोनाइजेशन जो नेचर होगी वो उसमें क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आयोनाइजेशन नेचर, ये आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी, ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है जी। अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी जो है वो भी बढ़ जाएगी, वो जल्दी जल्दी आयोनाइज होना शुरू हो जाएगा। और अगर आपका एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है तो आयोनाइजेशन नेचर भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो हम इस प्रकार से इसकी आयोनाइजेशन नेचर को पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक रेडियस। अब इनका हम देखेंगे कि और हम इसका क्या इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में रहता है एटॉमिक रेडियस का। तो ऐसे बहुत सारे करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो कि एटॉमिक रेडियस द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। सही है, तो अभी हमने पढ़ा थोड़ा बहुत इसके बारे में, एटॉमिक रेडियस के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में। अब हम यहाँ से देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस के बाद हमारे पास ऐसा कौन सा पीरियोडिक प्रॉपर्टी आती है एलिमेंट्स की जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। तो नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी रहेगी दैट इज़ नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो इसको थोड़ा सा आपको समझना है। तो हमारा फिफ्थ पॉइंट है बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है इसको हम लोग इन शॉर्ट IE लिख सकते हैं।
तो हम समझेंगे कि आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमारे पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम है, समझे, ये क्या है आपके पास आइसोलेटेड गैसियस एटम, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जब कोई भी एटम जब तक अपने एक्साइटेड मोड में नहीं जाएगा, एक आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं जाएगा, तब तक वो अपने आप को आयनाइज्ड नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो ये जो आइसोलेटेड गैसियस एटम होता है, इसमें से हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, दैट इज नोन एज द आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? तो हम इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड gaseous atom is called its ionization energy। क्लियर? तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम ये देखेंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है उसकी जो पीरियोडिसिटी होती है वो क्या होती है। ये तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे पीरियोडिसिटी ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी है ये। तो आप देखिए यहाँ लिखेंगे व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट अलोंग पीरियड कॉमा इट्स वैल्यू increases due to decrease in atomic radius and increase effective nuclear attraction force। समझिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम लेफ़्ट टू राइट अलोंग द पीरियड मूव करते हैं तो जो आयनाइजेशन या जो वैल्यू होती है आयनाइजेशन एनर्जी की वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस कम होना शुरू हो जाता है और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बढ़ जाता है ये। अब हम देखेंगे सेकेंड पॉइंट, व्हेन वी मूव up to down along group comma the value of ionization energy decreases due to increase of atomic radius and decrease of effective nuclear force and increase of electron स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ बढ़ रही है क्या चीज़ घट रही है ये आपको समझ के चलना है, क्योंकि जैसे ही हम नीचे चलते चले जा रहे हैं हमारा एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ रहा है। तो एटॉमिक रेडियस बढ़ने पे क्या होगा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ होती चली जाएगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन यानी जो एलिमेंट है वो बहुत जल्दी अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको कम एनर्जी पे भी रिमूव कर पाएगा, तो उसकी वजह से वो ज़्यादा रिएक्टिव होता चला जाएगा। सही है। और अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ कैटाइन जी, तो कैटाइन में अगर आप देखेंगे तो जैसे ही कैटाइनिक साइज आपका कैटाइनिक चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है तो आप देखेंगे एटॉमिक रेडियस जो है वो कम हो रही है। तो एटॉमिक रेडियस कम होने पे क्या होगा, जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। सही है। अगर हम एनायन की बात करते हैं तो एनायन में जो
एटॉमिक रेडियस है वो बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जो एटॉमिक रेडियस है वो आयनाइजेशन एनर्जी को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। तो इनमें आपस में क्या रिलेशन है, ये चीज़ आप यहाँ से डेवलप कर सकते हो। तो हम देखेंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक रेडियस के। पहला पॉइंट आपको इन शॉर्ट ध्यान रखना है कि अगर आप एटॉमिक रेडियस आपका बड़ा है तो आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। दूसरा देखेंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जी, अगर आप देखोगे न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली बॉन्ड हो जाएगा विद द न्यूक्लियस के साथ में। दूसरा हमने देखा कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने पे क्या हो जाती है, आपकी कम होती चली जा रही है। तो इसका मतलब है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो ये तीन चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि हमें इन शॉर्ट इसको किस प्रकार से ध्यान रखना है। अब बात आती है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका एलिमेंट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंस रहता है। तो हम ये देखेंगे कि इसका यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंस है, ये हमारे लिए क्या चीज़ को बताता है। तो जैसे आपने सुना होगा कि ये जो एलिमेंट है वो ज़्यादा रिएक्टिव है या ये जो एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव है। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताता हूँ। जैसे हम बात करते हैं एल्कली मेटल्स की, तो जो एल्कली मेटल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नेचर की होती हैं, जिसमें हमने रखा हुआ है ली नाने की रब से फरियाद। सही है, ये ग्रुप हमने यहाँ पे लिया है, दैट इज़ द ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 में देखेंगे कि जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप में अप टू डाउन चलने पे क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि इसका साइज़ जो है वो बढ़ रहा है जी। तो ग्रुप में कम हो रही है, ग्रुप में कम हो रही है। तो हम ये देखेंगे सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो किसकी हो जाएगी, आपके सोडियम की हो जाएगी जी। यानी सोडियम जो है वो लेस अमाउंट में क्या करेगा, आयनाइज्ड होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे एलिमेंट जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं, और इनकी रिएक्शन जो होती है उसको हम लोग आयनिक रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है दैट इज़ वेरी लेस जी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है दैट इज़ वेरी फास्ट। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन करते हैं। और इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक टाइप की होती है, इसमें हीट हमेशा निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। सही है, तो हमने देखा कि यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम हमने लिए हुआ है। तो सोडियम जो है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे यहाँ पे कह सकते हो कि अप टू डाउन हमने देखा, तो अप टू डाउन हमारी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो घट रही थी। तो हमने देखा सबसे कम इसकी है तो सबसे ज़्यादा इसकी है जी। तो अब इस तरह से अगर हम बात करते हैं कि अगर ग्रुप की बात कर लेते हैं तो हमने लिखा जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये हमारे एक पीरियड के अंतर्गत आते हैं। तो पीरियड में मैंने आपको बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि एटॉमिक साइज़ छोटा होता चला जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी यहाँ पे देखेंगे सबसे ज़्यादा किसकी होगी, फ्लोरीन की होगी। यानी फ्लोरीन जो है अगर उसमें से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सही है, अब हम कुछ और बात करते हैं। जैसे मान के चलिए आपको कुछ इस तरह के एलिमेंट्स दिए जाते हैं जहाँ पे कि हमें फाइंड आउट करना है कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो किस प्रकार से निकाली जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास आयरन है तो अगर आयरन में से आप एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे तो इस पर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा, तो ये इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब जो Fe+1 है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने और निकाल दिया तो आप देखेंगे इस पर 2 चार्ज आ जाएगा, तो इसको बोलेंगे IE2। अब हम देखेंगे +2 में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल देते हैं तो Fe+3 हो जाएगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे IE3। अब कोई आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा वैल्यू इसमें किसकी होगी, तो मैंने आपको पहले बताया कि जैसे जैसे कैटायनिक चार्ज जो है बढ़ता चला जाता है,
आपकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है वो उसी हिसाब से कम होती चली जा रही है, समझे। तो हम यहाँ से देखेंगे कि जो हमारा थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, सेकंड की उससे कम होगी और फर्स्ट की सबसे कम होगी। यानी पहली बार आपको आयरन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, दूसरी बार में जो आयनाइज्ड होगा उसमें निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तीसरी बार में आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए देनी पड़ेगी, सही है। तो इस प्रकार से जो सीक्वेंस है वो पूछा जाता है कि कोई भी जो एलिमेंट है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक पॉइंट आपको बताऊंगा। जैसे मान के चलिए हमने किसी एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना शुरू किया और एक कंडीशन ऐसी आ गई जहाँ हमारा जो एलिमेंट है उसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इनर्ट गैस एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो गए, मान के चलिए। यानी जैसे कोई एलिमेंट हमने ऐसा लिया जिसमें कि लास्ट जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो मान चलो कितने हो जाते हैं, जैसे कि 18 हो गया, समझे, या 36 हो गया, मतलब इस तरह से जो इनर्ट गैस एलिमेंट थे जिनके एटॉमिक नंबर आपको ध्यान रखने, अगर इतनी संख्या में हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो हमारा जो एलिमेंट होगा या जो आयन बनेगा उस आयन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो इनर्टनेस को गेन कर चुका है, सही है। तो जब हम SPDF ब्लॉक के एलिमेंट्स की चर्चा करेंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरह के केसेस आएंगे जहाँ पे ये लिखा होगा कि ये एलिमेंट जो है या इस एलिमेंट का जो ये आयन है वो इस प्रकार से ये स्टेबिलिटी को गेन कर लेता है और उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो सेकंड वाली ज़्यादा होती है, थर्ड वाली कम होती है और फर्स्ट वाली कम होती है। बल्कि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि थर्ड वाली ज़्यादा है, सेकंड वाली उससे कम है, फर्स्ट वाली सबसे कम है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, सेकंड वाली ज़्यादा हो सकती है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि एलिमेंट ने इनर्टनेस या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन कर लिया है, इस वजह से, सही है। दूसरा मैंने आपको बताया कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, यहाँ से देखेंगे हम, आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है फॉर मेटल्स, अगर मेटल्स के लिए देखेंगे तो वो लेस होती है, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर नॉन मेटल्स तो ये मोर होती है, ये तो ये चीज़ आपको समझने की चलनी है। जैसे कोई आपसे पूछता है कि साहब ये वाली मेटल जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और ये वाली जो मेटल है वो कम रिएक्टिव है, तो जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है इसका मतलब है कि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, और जो मेटल कम रिएक्टिव है इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो आप मेटल और नॉन मेटल की पहचान जो है वो भी इसी प्रकार से कर पाएंगे कि जो मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जिसकी वजह से वो हमेशा कैटायन का फॉर्मेशन करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो हमेशा एनायन का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो हमारा जो टॉपिक था आयनाइजेशन एनर्जी का, ये बेटा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब हमारी जो कल क्लास रहेगी तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। क्लियर? ओके बेटा, थैंक यू।